लंदन देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है। आई एम बैक विद अनदर ब्यूटिफुल टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज ऑफ योर बुक, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। यानी कि आज बात करेंगे इंडिया के कुछ झलकियों की। खामखा हमारे जो भाई बंधु लोग हैं वो एब्रॉड जाते हैं ट्रिप्स पे। इंडिया इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि पूरा इंडिया घूमने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि आप कहीं और जाने की सोचेंगे ही नहीं। सो या टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इंडिया की कुछ झलकियों के बारे में कि इंडिया में क्या क्या मौजूद है, फिर भी हम लोग बाहर जाकर सुकून ढूंढते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट कि मुझ में मैं है, मुझ में मैं है, पर फिर भी मैं खुद को कहीं बाहर ढूंढता हूं, राइट? एक दिन गुजारो तो सही अपने साथ, एक दिन गुजारो तो सही अपने साथ, और आपको आपके मैं में आप खुद मिल जाओगे, राइट? सो यार दिस इज ऑल अबाउट, कई बार ऐसा होता है हम लोग बाहर एडमायर होते हैं, हम लोग बाहर से बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं और हम लोग आसपास की जो सराउंडिंग में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते। अक्सर ज़्यादा पाने की चाह में जो हमारे पास है हम उसको भी नहीं जी पाते हैं। सो यार टॉपिक बेकर फ्रॉम गोवा है, कुग है, टी फ्रॉम असम है, तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं आज जल्दी से, ठीक है? अगर समझ में आ जाएगा तो क्या करना है, चैट बॉक्स में फ्लिकर की लाइन लगा देनी है। फ्लिकर मतलब बच्चा पूछ रहा था मुझसे, फ्लिकर का मतलब होता है चमका, ठीक है? समझ में आया क्या? सो आज हम लोग करने वाले हैं इस MIQ में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। नंबर 1 है बेकर ऑफ गोवा, नंबर 2 है कुर्ग और नंबर 3 है टी फ्रॉम असम। एक बेकर की बात कर ली जाए, ब्रेड एंड ऑल की बात करेंगे। दूसरे में कुर्ग, इतना ब्यूटीफुल जगह है ना। उसके बाद चाय, यानी चाय हर की जबान पे हर वक्त चाय 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 चाय, है ना। सो आज हम लोग ये 3 पार्ट डिस्कस कर लेंगे और मुझे पता है 10वीं क्लास के बच्चों का ये सर दर्द है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, समझ में नहीं आता है विच वन इज इंपॉर्टेंट विच वन इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के बाद आप मेक श्योर हो जाओगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अपना फॉर्मूला सेम रहने वाला है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे MCQs, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, फिर करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, ओके, फिर करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अपना पैटर्न होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अ बेकर फ्रॉम गोवा, बेसिकली ये हमारा MCQ सेगमेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझे कि मैम ये क्वेश्चंस जो है ये और जगह भी लिया हुआ है, तो बेटा मेजॉरिटी में वही क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जिसकी संभावना है कि वो आ सकता है। आएगा ऐसा नहीं, आ सकता है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है? 50-50, ओके भाई। चले, ओके, क्लू सबसे पहले आ जाएगा आपका एक्सट्रैक्ट बेस, ठीक है? सो आर एल्डर्स आर ऑफन, यानी कि अगर मैं मेरे पूर्वजों की बात करूं, पूर्वज यानी कि क्या बोलते हैं बेटा? पूर्वज मतलब क्या होता है भाई लोग, जल्दी बता दो। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स। सो अगर मैं अपने एंसेस्टर्स की बात करती हूँ तो मुझे यार समझ में आएगा कि यार पुराने टाइम के जो लोग थे ना वो बड़े ही कमाल के थे, ठीक है? क्या थे बेटा? कमाल के थे, मतलब क्या अंदाज था उनका। सो उनके जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताया करते हैं कि उनके जो पुराने दिनों में, पुर्तगाली दिनों की जो मेमोरीज है ना भाई साहब, वो कमाल की है, ठीक है? रिमिनिसिंग यानी कि पुरानी यादें, ठीक है, तरोताजा होती है। तो जब भी वो उनकी फेमस, उनकी वो पुरानी पुर्तगालियों के दिनों की जो वो रोटी की बात करते हैं ना भाई साहब, उसके क्या ही कहने हैं। उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ये जो कला है ये पुर्तगालियों ने हमारे इंडिया में लेकर आए और अब हम लोग उसको फॉलो करते हैं। इट्स इन हिंदी इट्स कॉल्ड डबल रोटी, मेरे ख्याल से, है ना, डबल रोटी बोला जाता है उसको। सो ब्रेड खाने वाले शायद
कह रहा है कि जो ब्रेड खाने वाले लोग हैं वो भले ही गायब हो गए हो, वैनिश हो गए हो, उड़ गए हो, डिसअपियर हो गए हो, पर उनको बनाने वाले आज भी मौजूद हैं, उनको बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। We still have amongst us, यानी कि जो उस ब्रेड का मिक्सचर तैयार करते थे वो भी मौजूद है, जो उसको मोल्डर्स में डालते थे वो भी मौजूद है, और सबसे आखिरी वाला जो काम था उस लोव्स को बेक करने का, पकाने का, वो भी मौजूद है। क्लियर है? भले ही खाने वाले कम हो गए हो, गायब हो गए हो, डिसअपियर हो गए हो, पर बनाने वाले आज भी मौजूद है। दोज एज ओल्ड, यानी वो पुराने टाइम की भट्टी, फर्नेस मतलब क्या होता है बेटा? भट्टी होती है जिसमें हम लोग वो ऐसे आग लगता है, उसमें साइड साइड में तंदूर रोटी बना के डालते हैं, दैट इज कॉल्ड भट्टी। फर्नेसेस एग्जिस्ट, आज भी वो फर्नेस एग्जिस्ट करता है, वो खत्म नहीं हुआ है। आज भी उन भट्टियों में जो आग है वो अभी तक कंटिन्यू लगी हुई है। यू कैन से दैट कि वो जो भट्टियों में आग थी ना, आज भी वो बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है? बुझना, नहीं बुझी है। आज भी मानो ऐसा लगता है उन भट्टियों में वो अब बिल्कुल रेडी हैं कि फटाफट से ब्रेड्स को तैयार कर लिया जाए। ठीक है, अब जी यार उसके बाद लिखा है द थर्ड एंड अ ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू, यानी वो जो आवाज थी ना ऐसे, सपोज दैट ये एक स्टिक है बैम्बू की और वो ऐसे थर्ड थर्ड यानी नीचे स्टैम्प करते ऐसे थर्ड थर्ड ऐसे आवाज करते थे, वो पूरा कल्चर आज भी वहाँ पे कुछ कुछ एरिया में मौजूद है। और हेराल्डिंग यानी अपने आने की अनाउंसमेंट, आवाज लगाना की, क्या ब्रेड ले लो ब्रेड, वो आज भी वो जो उस बेकर के बांस की जो छनछनाहट है और जो वो धमाके की आवाज है ना बेटा, आज भी वो सुबह कई जगह पे सुनने को मिलती है। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। हेराल्डिंग मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है? बुझा, अभी भी नहीं बुझा है। पोर्तुगीज मैंने आपको पुर्तगाली बता दिया। वैनिश मतलब होता है गायब होना। क्लियर है? इतना सा ये था पैरा। अब इसके क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द नैरेटर सेज दैट द फर्नेसेस वर टाइम टेस्टेड, क्योंकि ये कब से चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। They had been thoroughly tested each time before being used. क्या ये है इसका आंसर? They had proved the test of time were working well. ये है इसका आंसर। They had been tested by Madam Day expert. क्या ये है इसका आंसर? या फिर they had the power to withstand and experience usage. So ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। ये वाला भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला गया। They had been thoroughly tested each time before being used. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, मिट्टी का बना होता है, भट्टी बहुत। They had proved the test of time and working well, यानी सदियों से, काफी लंबे समय से वो इन्हीं भट्टी में जो केक यानी जो बेक करने का जो काम है वो कर रहे थे। That is why आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। Those calm might have vanish but the makers are still thus। क्या लिखा है यार ये सर ने? those eaters, ये eaters है, ठीक है, those eaters, ठीक है, might have vanished, उनको खाने वाले भले ही क्या है, गायब हो गए हैं, पर उनको बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। pick the option that expresses the lone of the narrator। elated, morose, nostalgic, होपफुल, sarcastic, critical, celebratory, यानी कि क्या बताया गया है जल्दी से देख लीजिए। इलेटेड है, मोरॉज है, नॉस्टैल्जिक है यानी कि बहुत ही अच्छा है कि फीलिंग है, नॉस्टैल्जिक, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। होपफुल है या फिर sarcastic है, क्रिटिकल है, सेलिब्रेटरी है। इलेटेड नहीं है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बातें की नहीं है, मोरॉज भी नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, होपफुल है, नॉस्टैल्जिक है, sarcastic नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है, सेलिब्रेटरी भी नहीं है। सो वी हैव टू थॉट, दैट इज नॉस्टैल्जिक, बहुत ही अच्छा, एंड एक होपफुल, उम्मीद, आशा, है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? 1 7 नहीं, 2 6 नहीं, 3 4 4 5। सो द राइट आंसर इज 3 and 4। नॉस्टैल्जिक जो हमने पैराग्राफ में देखा, और होपफुल यानी आशा, आज भी उनकी वो जो उम्मीद है, उनको वो जो बनाने वाला बेकर है वो आज भी मौजूद है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी।
पिक द idiom दैट ब्रिंग्स आउट द सेम मीनिंग ऑफ रिमिनिसिंग, यानी कि रिमिनिसिंग यानी पुरानी यादों को तरोताजा करना, पुरानी मेमोरीज, ठीक है. ट्रेन ऑफ थॉट, कमिट समथिंग टू मेमोरी, अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, जॉग समबडीज मेमोरी. तो ट्रेन ऑफ थॉट, बहुत सारे थॉट्स आना नहीं. कमिट समथिंग टू मेमोरी, किसी यादों के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी करना, ऐसे करके, ये मुहावरे है ना, कहावत और मुहावरे. अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, यानी कि कोई एक ऐसी यादों में गहरी डिटेल में चले जाना जिससे आपकी कुछ यादें जुड़ी हो, तो आपका आंसर हो जाएगा. और ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, ऐसा बोलते ना कि मेरे को बैड ट्रिप हो रही है, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं, मुझे कुछ अच्छी ट्रिप हो रही है, मुझे कुछ अच्छी बातें याद आ रही हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी कोई एक ऐसी मेमोरी जिसमें आप चले गए हैं. सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, यानी कोई ऐसी यादें, कोई मेमोरी जो आपको अच्छे मूवमेंट पे लेकर चली जाए. ठीक है बेटा, क्लियर है ना, याद करते हुए रिमेम्बरिंग. सो रिमेम्बरिंग का क्या मतलब हो गया, रिमेम्बरिंग, यादें, पुरानी यादें. ठीक है, चले आगे चलते हैं. वाई डू यू थिंक द बेकर केम इन अ थर्ड एंड अ जिंगल. वो एक बैम्बू थर्ड, यानी कि वो ऐसे आवाज को थर्ड ऐसे पटक पटक के नीचे रखता था ना, वो दैट इज थर्ड थर्ड. और आसपास उसके जो बेल थी वो जिंगल 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 छन 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 बजती थी. और ये उसकी अराइविंग का तरीका था, अंदाज था. He wanted to make everyone alert and active with his presence. He wanted to wake up everyone from their slumber and ask them to visit the bakery. He was used to make a loud noise. Most people responded to it. He wanted to make people aware that he had come around sell his goodies. So right answer क्या है, वो ये प्रक्रिया इसलिए करता था ताकि लोगों को पता चले कि अब ब्रेड वाला आ गया है, तो सभी अपनी कास्केट लेके चलो बाहर, जो भी आपके स्वीट बान, जो भी अवेलेबल बान्स हैं वो सब लेकर आना है. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, वो ये प्रोसीजर को करके अपनी अराइविंग का अनाउंसमेंट करता था. अराइविंग का अनाउंसमेंट, यानी कि आपका भाई ब्रेड लेकर आ गया है, जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो. ओके, चले. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. मतलब इस लाइन का क्या मतलब है, वो जो भट्टी है अभी भी उसकी जो आग थी वो नहीं बुझी है, यही मतलब है. The furnaces and still being used to bake the loaves of bread है. The fire is in the process of being reviewed as a replaceable method for the heating furnaces. The furnaces are very strong, cannot be shifted for use in the other areas. या फिर the fire in the furnaces takes a long time to cease burning once lighted. ऐसा नहीं है. इस सेंटेंस का मतलब है कि आज भी वो पुराने ज़माने का जो मेथड था भट्टी में बेक करने का, वो सिलसिला आज भी कंटिन्यू है, चला आ रहा है. सो सिंपल सा आंसर क्या होगा, द फर्नेसेस स्टिल बीइंग यूज्ड टू बेक द लोव्स ऑफ ब्रेड. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए. आज भी उन्हीं भट्टियों में केक वो बेक करने के लिए यूज किया जाता है. क्लियर है बेटा, चले आगे देखिए. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन दिनों के जो बेकर थे, यानी जो बनाने वाले बेकर थे, और जो ब्रेड सेलर बेचने वाले, ये क्या हुआ, बनाने वाला बेकर द बेकर एंड द ब्रेड सेलर. ठीक है, जो बनाने वाला बेक था और जो बेचने वाला ब्रेड था, वो दोनों के ना अलग तरीके के ड्रेस थे, यानी कि पेक्युलर यानी स्पेसिफिक अटायर था. एक निश्चित, एक पेक्युलर, एक स्पेसिफिक उनकी क्लोथ थी जिसका नाम था द कबाई, जिसको नाम रखा गया द कबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग, एक लंबा फ्रॉक था. ठीक है, जैसे लड़कियां वियर करती हैं फ्रॉक, ट्यूनिक एंड ऑल, ऐसा. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज के नीचे तक आता था वो. ठीक है, इन आवर चाइल्डहुड, ये बता रहा है नैरेटर कि वो बताता है कि कैसे उसने इन सभी चीज़ों को देखा, नोटिस किया था. तो बेकर और यानी सेलर, यानी बनाने वाला और बेचने वाला, दोनों का ही एक स्पेसिफिक ड्रेस हुआ करता था, जो कि बचपन में जो नैरेटर है उसने ऑब्जर्व किया था. क्या कहता है, उसका नाम दिया जाता है द कबई, एक लंबा घुटनों से नीचे तक वाला फ्रॉक जिसका नाम है कबई. हमारे बचपन के दिनों में, इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग, यानी कि वो अपनी बात कर रहा है बचपन के दिनों में,
जब हम छोटे थे तो हमने देखा था जो बेकर्स थे यानी जो बनाने वाले थे, मिक्सर्स, मोल्डर्स, बेक करने वाले, वियरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स, यानी कि वो जो लोग थे बेकिंग करते थे बचपन के दिनों वाले, वो लोग शर्ट पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे, वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, यानी बिल्कुल फुल पैंट नहीं थी, ट्राउजर नहीं थी, थोड़ी ऊपर थी, है ना, फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंस, यानी कि आप कह सकते हो कैप्री के टच में था, ना घुटनों तक ना पूरे टांग तक, बीच में बिल्कुल, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इवन टुडे ये वाला डिस्क्रिप्शन उसने कब दिया है, चाइल्डहुड में, कि वो लोग शर्ट पहनते थे और जो ट्राउजर था वो बिल्कुल फुल भी नहीं था पर नी तक भी नहीं था, यानी हाफ भी नहीं था फुल भी नहीं था, ठीक है। थर्ड फोर्थ था, इवन टुडे एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज, यानी नीज के नीचे तक अगर कोई पैंट पहनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो देखो बेकर जा रहा है, द नीज इनवाइट्स द comment that he is dressed like a podder, ठीक है, dressed like a podder, padder, ठीक है बेटा, क्लियर है, आ गया समझ में, इज इट ओके, कुछ डिफिकल्टी है इसमें, हाँ जी जल्दी से बता दो, ठीक है बेटा, आ गया समझ में, चले अब आगे, ओके कूल, चले क्वेश्चंस देख लेते हैं। चूज द आंसर दैट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ बेकर्स मंथली अकाउंट्स। कहाँ पे करता था वो, कैलेंडर में करता था, हाथों में करता था, दिमाग में या फिर वॉल में, तो वॉल में करता था, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, सो राइट आंसर क्या है, सी, वॉल पे करता था, कहाँ पे, वॉल पे, ठीक है, अपना जो भी हिसाब किताब था वॉल के वहां पे वो अपना अकाउंट्स करता था। आगे देखिए, व्हेन द राइटर सेज, जब राइटर ने कहा, नैरेटर ने कहा, बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, ही मीन्स दैट, यानी कि जो बेकिंग थी वो एक तरह की बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार क्या थी, प्रोफेशन यानी जॉब, ठीक है। व्हेन द राइटर सेज बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, ही मीन्स दैट baking is not as popular in Goa currently. Bakers have chosen to adopt other professions. Baking as a job is not as gainful as it used to be. Bakers' goods were of better quality in earlier times. यानी उन दिनों जो हमारा बेकिंग का प्रोफाइल था, जो जॉब था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था पुराने दिनों में, ठीक है। बेकिंग एज अ जॉब, यानी कि आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है जिसमें आप बेकिंग का काम कर रहे हो, मिक्सर, मोल्डर, बेक करने का, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था, मतलब उसका जो घर था वो एकदम फलता फूलता, क्योंकि हर एक के घर में मॉर्निंग में ब्रेड तो कंज्यूम होता ही होता था, ठीक है। चले आगे देखिएगा, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट पेमेंट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। The baker received payment on a daily basis. The baker was paid for his services at the end of the month. The baker insisted the customer pay before the month end. The baker chose to receive payment on day of the month. So हमने ये पढ़ा था चैप्टर में कि वो अपने हर महीने के ख़त्म होने के बाद वो अपना हिसाब किताब करता था। जैसे एक महीना हो गया, फिर जो भी उसकी कैलकुलेशन थी वॉल के हिसाब से, उसके हिसाब से उसने वसूली कर ली, तो हर महीने के एंड होने पे, एंड ऑफ द मंथ, वो उसको उसकी पेमेंट मिल जाती थी। द कबाई वॉज अ पेक्यूलर आउटफिट, ठीक है, द कबाई वॉज अ पेक्यूलर यानी स्पेशल, स्पेशल ड्रेस थी, स्पेसिफिक, और टाइट फिटेड अपैरल, टू कलरफुल, मेड ऑफ अनसुटेबल मटेरियल और ड्रेस लाइक अटायर। सो एक बहुत ही शानदार ड्रेस थी, फ्रॉक जैसी, नी से थोड़ी नीचे, है ना, फ्रॉक, ठीक है, काइंड ऑफ, तो ये थी उनकी एक ड्रेस। द कबई वॉज अ पेक्यूलर आउटफिट एज इट इज अ ड्रेस लाइक अटायर। द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज इनवाइट्स comments which of the following expression is incorrect with the respect of word invites। इसमें से कौन सा वो पार्ट है जो इनकरेक्ट है, ट्रबल, एप्लीकेशन, गेस्ट या फिर प्रेयर्स। तो मुझे लगता है ये एक बार को ठीक है, ये भी
prayer. Incorrect with respect of word invites. So the answer is 1, 2. I think 2 है. 2 is the right answer. ठीक है बेटा. Okay. चले आगे देखिए थर्ड. The baker usually collected his bill at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. Okay. Baker and his family never starved. यानी कि कभी भी वो भूखे नहीं मरेंगे. Starved. He and his family and his servants always looked happy and prosperous. यानी जो बेकर की खानदान फैमिली थी और जो उसके नौकर चाकर लोग थे वो हमेशा फलते फूलते, यानी प्रॉस्पेरस यानी कि बिल्कुल डिलाइट, एकदम फलते फूलते, रिच. ओके. देयर प्लम्प फिजिक, यानी उनका जो दिखने का ढंग था, अंदाज था. देयर प्लम्प फिजिक वाज एन टेस्टिमनी. टेस्टिमनी मतलब क्या होता है? एविडेंस, प्रूफ, सबूत, एविडेंस है. ठीक है. Of this, even today, and person with a jackfruit-like appearance is easily compared to a baker. यानी कि मोटू यानी कटहल, जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, कटहल जैसा दिखने वाला जो व्यक्ति है, अगर आज भी वो हमको कहीं पे ऐसा दिख जाए तो हम डायरेक्टली उसका कंपैरिजन एक बेकर से करते हैं कि पक्का ये बेकर ही होगा. यानी जो बेकर है यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. महीने के अंत में जो था वो कलेक्ट करता था मनी. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. ठीक है. और वो वॉल पे लिख दिया करता था. ठीक है. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. यानी जो एक बेकिंग का जो प्रोफेशन था पुराने दिनों में वो बहुत ही फलता फूलता था. ठीक है. उसका जो फैमिली था वो कभी भूखे नहीं मरने वाला था. हिज फैमिली और जो उसके नौकर चाकर थे वो बड़े ही अच्छे, खुश, अमीर टाइप्स ऑफ दिखते थे. उनका जो दिखने का तरीका था, उनका उनका जो फिजिक था, मोटू सा, प्यारा सा, क्यूट सा, वो ये प्रूफ था कि जो बेकिंग प्रोफेशन है वो कितना प्रॉफिटेबल है. इवन टुडे एनी पर्सन, आज भी अगर कोई मोटू चबी सा बंदा दिख जाता है वहाँ पे तो हम डायरेक्टली उसको बेकर से कंपेयर करने लग जाते हैं. Where did the baker record his accounts? जो बेकर है वो अपनी जो भी अकाउंट्स थी वो कहाँ लिखा करता था? डायरी में, इन अ डायरी, ऑन अ कंप्यूटर, इन मेमोरी और वॉल. सो आंसर इज वॉल पे, ऑन द वॉल इन पेंसिल. ठीक है. Why did the baker and his family never starve? क्यों? क्योंकि उनका जो जॉब था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था. उनका जो बिजनेस था वो कभी लॉस में जा ही नहीं सकता था. A baker in Goa can be identified कैसे? जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, प्लम्प हिज अटायर. तो ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो लोग एक बेकर की फैमिली से लगते थे. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी एंड सी, है ना. मोटू, चबी और कटहल जैसा दिखने वाला अपीयरेंस. तो आपका राइट आंसर ये हो गया. आगे देखिए. द रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड हर रोज, वीकली या फिर क्वार्टर मतलब 15 दिनों में, हर 15 फोर्टनाइटली मतलब 15 दिनों में, या फिर मंथली. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंथली. आपका राइट आंसर हो जाएगा मंथली. क्लियर है बेटा? Which word in the extract is a synonym of rich? अभी हमने करा था ये. वेल्दी आया था नहीं, टेस्टिमनी, प्रॉफिटेबल नहीं, प्रॉस्पेरस मैंने अभी आपको बताया था. एक वर्ड आया था यहाँ पे प्रॉस्पेरस, मैंने उसे अंडरलाइन भी किया था. ये रहा फलता फूलता यानी कि रिच. इसको आप रिच भी बोल सकते हो. क्लियर है? ओके. सो दिस इज अबाउट योर MCQ. इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी चैप्टर का था वो कवर हो गया. अब बात कर लेते हैं जल्दी से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की. इसमें आपको क्या करना है? मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है. डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. ठीक है. चलिए. हाउ डिड द बेकर बिकम सिनोनिमस विथ सेलिब्रेशन एंड ओकेजनल इन गोवा? आखिर ऐसा क्या था कि वहाँ के जो बेकर्स है ना वो बड़े ही मतलब भाई साहब बहुत ही डिमांडिंग में थे, क्योंकि
उस गांव का जो भी बेकर था वो ओकेजनली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनाता था जो एक सिंबल था ओकेजन्स एंड सेलिब्रेशन, यानी कि ऐसा क्या रोल था, तो वो रोल समझ लेते हैं. द विलेज बेकर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेस्टिव ओकेजन्स. जो बेकर्स थे वो उन दिनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि किसी ना किसी चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब था. अगर मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस, यानी अगर शादी विवाह हो रहा है और उसमें कोई गिफ्ट देने की बात की जा रही है तो वो एकदम बेलेस है अगर उसमें स्वीट ब्रेड नहीं है, जिसको बोला जाता है बोर. क्या बोला जाता है? बोर, है ना. सो विदाउट बोर देयर नो यूज ऑफ मैरिज गिफ्ट्स. सेकंड है सैंडविचेस, केक्स एंड बर्लिन हार्स. ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो जनरली किसी क्रिसमस ईव पे, किसी की सगाई में, किसी की इंगेजमेंट में यूज की जाती थी. वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. दे वर मेड विद द ब्रेड. इसका क्या मतलब हुआ? इनका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है. मैरिज गिफ्ट के लिए बोर आ गया, सैंडविचेस इंगेजमेंट के लिए, केक्स एंड बोलनीहास क्रिसमस ईव के सेलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता था. तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल था. ठीक है बेटा, बहुत ही बड़ा रोल था. आगे देखिए, इंस्पायर्ड बाय द डाइवर्सिटी इन द चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यू रॉट एन आर्टिकल for your school magazine on topic diversity, the uniqueness of India. Write a paragraph sharing 2 key opinions from the article. यानी आपको 2 कुछ ऐसी बातें बतानी है जो आपके इस चैप्टर में कनेक्ट करे, लिंक्ड करे. सो डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया यूनिक, यानी हमारी जो इंडिया है वो इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है कि बहुत जल्दी नहीं समझ पाएंगे, बहुत वक्त लग जाएगा हर चीज़ को घूमने में, समझने में एंड ऑल. इंडिया इज यूनिक कंट्री इन एवरी पॉसिबल वे, इज कलरफुल टू. यानी जो इंडिया है वो सभी से हटकर है और बहुत ही कलरफुल है. हर तरीके का अलग कल्चर है. कहीं पे सेलिब्रेशन पे क्या, कहीं पे डांस हो रहा है, कहीं पे दिन में शादी, कहीं पे रात में शादी. यहाँ पे बहुत अलग कल्चर है. कोई अलग ड्रेस पहनता है, किसी का अलग बोल चाल है, किसी का अलग ढाल चाल है. तो इसलिए कहा गया है कि जो इंडिया है वो बहुत ही कलरफुल है. फेस्टिवल की बात कर ली जाए, ड्रेसिंग सेंस की बात कर ली जाए, कल्चर, फेस्टिवल यानी त्योहार और पहनावा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह की वेरी करती है. हर कल्चर, हर रिलीजन का अपना खुद का एक कस्टम्ड ड्रेस्ड है विद कलर कोड. ठीक है, हिंदू भगवा रंग, ऐसे मुस्लिम्स हरा कलर, है ना, जो उनकी चादर होती है, क्रिश्चियन वाइट कलर, पीस का, ऐसे करके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई है. और यही इतने अलग अलग जगह के लोग, इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर भी दिल से उन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है. यही खासियत है हमारे इंडिया की. इन इंडिया डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कल्चर, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट कस्टम्स, कास्ट, हिस्ट्री, रिलीजियस, विच मेक इंडिया यूनिक. यानी इंडिया एकमात्र ऐसी जगह है, कंट्री है, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अपनी अपनी मानसिकता के साथ, अपनी अपनी रिलीजन, अपनी अपनी कास्ट, अपनी अपनी हिस्ट्री, अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी अपनी प्रेफरेंस के साथ. इसीलिए जो इंडिया है वो सबसे हटकर माना जाता है. इसलिए सबसे प्यारा है हमारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हो गए हिंदुस्तानी, वो सॉन्ग है ना, ऐसा. क्लियर है बेटा? चले आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ब्रेड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन गोवा. यानी कि जो ब्रेड था वो गोवा में जिंदगी बसर करने के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. सो नीडेड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ फंक्शन, यानी जिस तरह का भी वहाँ पे फंक्शन हो, शादी हो, बर्थडे हो, क्रिसमस हो, कोई किसी की भी ऐसे प्रेपरेशंस हो, किसी की अराइविंग की खबर हो, किसी का कुछ बेबी शावर हो, किसी का कुछ भी हो, हर वक्त ब्रेड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था. ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा, ठीक है, लाइफ, ठीक है, गोवा लाइफ, बिकॉज इट इज नीडेड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ फंक्शंस. यानी हर त्योहार पे एक अलग अलग मीनिंग है. अगर शादी ब्याह है तो बोर, अगर कोई क्रिसमस है तो केक एंड बोलनीहास, ऐसे. अगर किसी की इंगेजमेंट है तो सैंडविचेस, किसी बच्चे को खिला रहे हैं तो स्वीट ब्रेड्स, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ों का अलग अलग मतलब निकलता था. दीज ओकेजन्स आर इनकम्प्लीट विदाउट अ स्पेशल प्रिपरेशन विच इज मेड फ्रॉम ब्रेड फॉर ईच इवेंट. यानी हर इवेंट के लिए एक अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी जो उसकी
खूबसूरती उस ओकेजन को और ज़्यादा एनहांस कर दिया करता था. What do you learn about financial condition of the bakers of Goa? यानी आपको क्या लगता है जो bakers of Goa है उनका जो कंडीशन था फाइनेंशियल, उनका जो स्टेटस था इकोनॉमिकली, वो कितना स्ट्रांग था. तो यार जो बेकर थे गोवा के वो बड़ी ही मस्त लाइफ जी रहे थे, अच्छी खासी मस्त फलती फूलती जिंदगी जी रहे थे. बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे. नेवर स्टार्व्ड. हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी. यानी कि उनका वो जो नेचर था वो प्रॉफिटेबल जॉब था. हर रोज हर ओकेजन पे कुछ ना कुछ केक बेक हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ उस ब्रेड से बन रहा है, डबल रोटी से बन रहा है, चाहे वो सैंडविच हो, चाहे वो डबल रोटी हो, चाहे वो बन हो, स्वीट हो, बन मक्खन हो, मस्का, बन मस्का बोलते हैं आई थिंक, वो हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें बन रही हैं ब्रेड से. इसीलिए जो जिसका भी व्यापार, जिसका भी बिजनेस था ये बेकर वाला, वो हमेशा फलता फूलता ही था. और उसके घर वाले या जो उसके सर्वेंट्स हैं वो हमेशा एकदम मस्त दिखते थे. और उनका वो जो मोटापा है वो था, वो सब क्या था, सबूत था, प्रूफ था उनके अमीर, उनके एक अच्छी लाइफ लीड करने का. तो ये हमको समझ में आ गया कि जो बेकर्स थे वो काफ़ी अच्छी खासी लाइफ लीड कर रहे थे. what do the elders in Goa still love to remember? आज भी जो वहाँ पे पुराने ज़माने के जो लोग हैं, यानी जो बूढ़े लोग हैं, वो आज भी क्या याद करते हैं? तो यार वो क्या याद करते हैं? द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड. पुर्तगाली के दिनों में जो यादें थी उनकी, वो ब्रेड से रिलेटेड मिक्सर्स, मोल्डर्स, वो ड्रेस, वो कबई, वो बौर बलनिहास, ये सारी चीज़ों को याद करते हैं. द पोर्तुगीज वर वेरी फेमस फॉर देयर ब्रेड. जो पुर्तगाली थे वो अपने ब्रेड बनाने के तरीके के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और वहाँ के लोग बड़े ही चाव से उसको खाया करते थे. ठीक है, चलिए इतना क्लियर है बेटा? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बोला मैम ने, बस आपको समझा दिया. आपको बस यही अपने फॉर्म पे लिखना है. लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है. डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट मत एक्सीड कीजिएगा किसी भी तरीके से. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. The narrator shares baking was indeed a profitable profession in the old days. What do you feel has changed now? यानी कि उन दिनों में और आज के दिनों में क्या फ़र्क है? 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों के आंसर्स देना. And why? What do you feel has changed now and why? रीड योर क्वेश्चन केयरफुली और फिर आंसर करेंगे. द बेकर ऑफ द पैडर यूज, यानी द बेकर और द पैडर, यानी कि आप बेकर बोल लीजिए या फिर पैडर बोल लीजिए. यूज टू बी एन असेंशियल पार्ट ऑफ गोवान्स, यानी कि गोवा में रहने वालों के लिए जो बेकर था, जो पैडर था, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के बीतते साथ, वक्त के साथ साथ द बेकर्स कंटिन्यूड देयर प्रोफेशन बट विद देयर रिड्यूस फॉर्च्यून एंड इम्पोर्टेंस. बट वक्त के साथ धीरे धीरे जो उनको तवज्जो मिल रही थी, जो उनको इम्पोर्टेंस मिल रही थी, वो थोड़ी कम होती गई. द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग लोव्स ऑफ ब्रेड हैज नॉट डाइड विद द एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल. यानी कि जब पुर्तगाली का शासन ख़त्म हुआ उनके साथ, वो बेकिंग वाला जो कल्चर है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो स्टिल चलता रहा. उसको जो चाहने, उसको खाने वाले जो लोग थे, जो बड़े शौक से खाते थे, वो थोड़ा कम हो गया, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ. गोवा स्टिल हैज़ मिक्सचर. आज भी उनके पास मिक्सचर्स हैं, मोल्डर्स हैं और बेकर्स भी हैं जो उसको भट्टी में डाल के बेक करते थे. वो फर्नेसेस आज भी मौजूद है जिन भट्टियों में वो बेक किया जाता था. मैरिजेस में, किसी फीस्ट में, दावत में, क्रिसमस पे या अदर फेस्टिवल्स में आज भी स्वीट ब्रेड खाया जाता है जिसको हम लोग बोल कहते हैं. हाउएवर द ट्रेडिशन हैज़ नॉट डाइड कंप्लीटली. यानी कि आज भी गोवा में कुछ ऐसा सेक्टर बचा हुआ है जहाँ पे मैरिज, क्रिसमस ईव में, किसी के एंगेजमेंट में केक, ब्रेड, सैंडविचेस, इसका थोड़ा थोड़ा फॉर्म तो है, कंप्लीटली वैनिश्ड नहीं हुआ है. तो ये ऐसे करके आप इसको बता सकते हो, थोड़ा कम हुआ है पर एकदम ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, अगला देखिएगा.
द नैरेटर शेयर्स बेकिंग वॉज इंडीड, इसका बी पार्ट है. स्टेट एनी वन यू फील द पेरिस कैन रीगेन देयर लॉस्ट ग्लोरी. यानी कि कोई भी एक ऐसा बात बता दीजिए जिससे आपको लगता है कि जो उनकी खोई हुई चार्म और ग्लो है वो वापस से आ सकती है. द पेरिस कैन रीगेन देयर लॉस्ट ग्लोरी बाय कंसिस्टेंट हार्डवर्क. इस चीज़ के लिए उनको अपनी वो जो एक यूनिकनेस है ना, मान लीजिए क्राफ्ट्समैन, हमने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किया था, क्राफ्ट्समैन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. रीजन बिहाइंड दैट कि लोग उसको महंगा समझकर खरीद नहीं रहे कि यार वो लोग मेहनत नहीं देख रहे. अब मशीन आ गई है, लेबर वर्क, पैसा बचाने के चक्कर में लोग मशीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लोगों के हाथ से बने हुए कामों को इतना प्रोत्साहन नहीं करते. वैसे ही यहाँ पे जो बेकर है, जो पैडर है, उसको अपनी वो फर्स्ट लेवल मेंटेन करके रखने के लिए सेम स्वाद मेंटेन करना पड़ेगा, अलग हटकर अलग दिखना पड़ेगा उसको. जैसे फिजिक्स वाला है, हर कोई फिजिक्स वाला नहीं बन सकता, वैसे ही यहाँ पे जो बेकर है उसको भी अपनी वो जो यूनिकनेस है, अपनी जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्राइस है ना प्रोडक्ट, वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. फिजिक्स वाला बहुत अफोर्डेबल एडुकेशन देता है, दैट्स वाई सभी लोग फिजिक्स वाला को इतना प्यार, इतना सराहना, इतनी मोहब्बत देते हैं, है ना. तो यहाँ पे भी वही चीज़ चाहिए बेकर से कि बेकर बस हार्ड वर्क करे और फॉर ग्रांटेड ना ले चीज़ों को कि हाँ अब तो बहुत बड़ा फैल गए हैं, अब तो बहुत फेमस हो गए, अब तो तेरे भाई को कोई नहीं हरा सकता. ये वाला एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा. दे नीड टू बी एज ट्रेडिशनल, यानी पुराने टाइप का जो उनका कल्चर था, ओवन में ना बेक करके, ओटीजी में ना बेक करके, वो भट्टी को ही यूज़ करें, भट्टी में ही अपने जो ब्रेड थे, लोफ्स थे, उनको बेक करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है. फैमिली ट्रेडिशन इज स्टिल कैरिड ऑन इवन टुडे बाय द न्यू जनरेशन ऑफ द बेकर्स. सम दे विल रीगेन देयर लॉस्ट ग्लोरी. अगर वो अपने पुराने ही तौर तरीके को ही कंटिन्यू करेंगे तभी वो उनको तवज्जो मिलेगी, इंपॉर्टेंस मिलेगी, जो धीरे धीरे खोती जा रही है. अगला क्वेश्चन देखिएगा. इन द चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा द नैरेटर टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन गोवा एंड हिज फॉन्ड मेमोरीज. कंपेयर द चाइल्डहुड ऑफ नेल्सन मंडेला. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, केस स्टडी है. With one of the narrator, both the narrator and Nelson Mandela have pleasant memories of their childhood. In his memory, in his family, Mandela was the first one to gain a formal education. यानी दोनों में एक कॉमन बात क्या है कि जो मंडेला सर थे उन्होंने भी अपनी एडुकेशन प्राप्त की. The concept of freedom was limited only to can in the field, swim in the local stream, ride on slow moving bus, है ना. He says that his was transitory freedom, ओके, विच ही इंजॉयड द मोस्ट. यानी कि वक्त के साथ साथ उनकी जो फ्रीडम की परिभाषा थी वो चेंज हुई और इस ग्लोरी को मंडेला सर ने बहुत ज़्यादा सराहा, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त जो था ना यार वो कहाँ बिताया, जेल में. पर हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, बचपन की. ऑन द कॉन्ट्रारी, उसी के साथ ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड इन गोवा, अपना जो बेकर फ्रॉम गोवा वाला जो नैरेटर है उसने बहुत ही अच्छे खासे दिन बिताए. उसने अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह उठकर बहुत सारी चीज़ें मस्ती करना, बोल के लिए क्यूरियस रहना, स्वीट बन इज बोल, है ना, कंपेनियन एंड गाइड. ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. जो अपना बेकर था वो दिन में 2 बार आता था, एक बार आते वक्त, एक बार जाते वक्त. द ऑथर एंड हिज फ्रेंड यूज टू क्लाइम एंड बेंच टू पॉपेट एंड पीप इन टू द बास्केट सम हाउ. यानी पॉपेट यानी कि क्लाइम करके ऊपर चढ़ के जाना, ठीक है, एंड पीप मतलब झाका ताकी करना उनके उस बास्केट में कि हमारे वाला जो बन ब्रेड है कहाँ है. द ऑथर कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस. अब जो अपना ऑथर है बेकर ऑफ गोवा का, उसकी जो वो खुशबू आती थी ना, ओए होए, वो आज भी उसको बहुत ज़्यादा ऐसे अट्रैक्ट करती है. Then he and his friends did not even care of brush. Even though जो गोवा में मतलब जो चाइल्डहुड बीता उनका, उसमें वो बताते हैं कि कैसे किस तरह से वो और उनके जो मित्र जन थे वो सुबह सुबह उठकर क्या किया करते थे बेटा, सुबह सुबह उठकर बिना ब्रश करे ही एकदम दौड़ पड़ते थे स्वीट ब्रेड खाने के लिए, है ना. स्वीट ब्रेड खाने के लिए दौड़ पड़ते थे. कैसे बताया गया कि बिना ब्रश, और कहते थे कि यार शेर भी कभी ब्रश करता है क्या, चाय और ब्रेड खाएंगे अपने आप ठीक हो जाएगा. वहीं पे जो अपने नैरेटर, द नैरेटर हैड केयरफ्री एंड इंजॉयबल विच वॉज फुल ऑफ चाइल्डिश एक्टिविटीज़, वेयर एज नेल्सन जी का जो फ्रीडम था वो थोड़ा बहुत कैसा रहा, मतलब एक बंदा लिमिटाइज्ड, कन्फाइंड, तो ऐसे करके. सो
ये आपका एक लिमिटेड आंसर है जहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को ओवरडू करना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव थोड़ा समझना पड़ेगा। आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एडुकेशन के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर भी उनको एडुकेशन नहीं मिलती। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको एडुकेशन हर तरफ से मिल रहा है, यहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी, यहाँ से भी, उनको समझ में ही नहीं आता कि कितना पढ़ना है। सो यही परिस्थिति थी नेल्सन जी वाले चाइल्डहुड में और अपने बेकर वाले पर्सन में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। वाई वर द चिल्ड्रन फैसिनेटेड बाय द बेकर्स? जो चाइल्डहुड का मेमोरी था उसमें वो इतना अट्रैक्टेड क्यों, यानी कि फैसिनेटेड मतलब आकर्षित, वो इतना आकर्षित क्यों थे? सो वाई वर द चिल्ड्रन फैसिनेटेड बाय बेकर? हाउ डिड दे शो ईगरनेस टू सी हिम? वो इतना क्यूरियस क्यों रहते थे? क्योंकि यार सुबह सुबह का वक्त होता था, सभी लोगों को पता था हेराल्डिंग की आवाज़ आती थी थर्ड की, वो जो बैम्बू से वैसे थर्ड थर्ड जिंगलिंग जिंगलिंग, सभी दौड़े ऐसे भागे दौड़े चले आते थे कि ये बन खाने का टाइम, बन खाने का टाइम, एकदम क्यूरियस होकर। वो बस कोई चूड़ी जैसे डोनट दिखता है, डोनट गोल सा, वैसा ही ऐसा गोल सा था, वो अपने हाथों में चूड़ियों जैसे वो लोग चूज करते थे, उनकी जो शेप्स थी बहुत खुश हो जाते थे। द बेकर वॉज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन द गोवान सिटी, यानी कि जो बेकर था वो बहुत ही रिस्पेक्टेड उसकी प्रोफाइल थी। ठीक है, बहुत ही लोग सराहते थे उसको, बिकॉज ही वुड गाइड द चिल्ड्रन अबाउट अ गुड बिहेवियर व्हेन ही माइल्डली रिब्यूक देम फॉर पीपिंग इनटू हिज बास्केट एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। यानी कि ऐसा करके वो एक नेचर दिखा रहा था कि बच्चे लोग आपको ऐसे ताका जाकी नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट गुड मैनर्स। आपके जो फैमिली में बड़े लोग हैं मैं उनको ये ब्रेड दूंगा, आप प्लीज ऐसे ताका जाकी ना कीजिए। ही वॉज वेरी इनफॉर्मल विद द चिल्ड्रन, वो बड़ा ही प्यार से स्वीट, बड़ा ही इनफॉर्मल था। द चिल्ड्रन ऑफ गोवा कंसिडर्ड द बेकर एज अ फ्रेंड एंड कंपेनियन। जो बेकर था वो वहाँ के बच्चों को दोस्त भाई से समझता था, बहुत ही प्यार से उनको स्वीटली डिलीवर करता था, बहुत ही प्यार से उनको बातें करता था। वो सिर्फ एक वेंडर नहीं था, ही वॉज नॉट सिंपली अ वेंडर। द चिल्ड्रन रेन टू मीट हिम बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर द लोफ, क्योंकि जो बच्चे थे उनको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बोल खाना बड़ा ही पसंद था और वो दौड़े चले जाते थे उसकी तरफ को, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। यही एक कारण था कि चाहे कुछ हो, पढ़ने के लिए उठे ना उठे, पर जैसे ही ये झिंगलिंग झिंगलिंग की आवाज़ आ जाए, जिंगल जिंगल की, सारे दौड़े चले आते थे, भागे भागे ऊपर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कास्केट में क्या है, क्या है, क्या है, हमारी बोल कहाँ है, हमारा स्वीट ब्रेड कहाँ है, और बस वो देखते थे कि हमारी वाली कौन सी है, क्योंकि साइज़ का थोड़ा फ़र्क होता था तो इसलिए। ठीक है, विच वॉज bought by the servant of the house. Those actually longed for the bread bangles. वो जो बच्चे थे वो क्यों इतना क्यूरियस रहते थे? बिकॉज उनके पास जो वो बैंगल ब्रेड, यानी कि ऐसे गोल ऐसे करके जो गोल उनकी ब्रेड थी, बेंगल ब्रेड, ठीक है, बेंगल ब्रेड्स, वो बड़े ही अट्रैक्टिव थे उनके लिए, इसलिए वो लोग इतना दौड़म दौड़ी मचाते थे। द नॉइज फ्रॉम हिज बैम्बू स्टिक वुड वेक द चिल्ड्रन, और जो उस आवाज़, उस बैम्बू से आवाज़ आती थी वो उन सभी बच्चों को उठाती थी, और वो इतना क्यूरियस कि अरे यार ये कैसी आवाज़ है, और वो दौड़े चले आते थे। दे शोड देयर ईगरनेस टू मीट बाय रनिंग आर टू ग्रीट हिम। वो उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग विश करने के लिए एकदम उठ के बिना मुँह हाथ धोए, बिना ब्रश करे, एकदम दौड़े दौड़े चले आते थे। ठीक है, एक जेस्चर होता है, एक ग्रीट होता है, तो वो दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्लियर? चले, इतना ओके है, इतना क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगला टॉपिक है पार्ट 2 कुर्ग। ठीक है, अगेन स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। ठीक है जी, एमसीक्यू से स्टार्ट कर लेंगे जल्दी से। ओके ओके, कुर्ग और कोडागो, या तो आप इसे कुर्ग बोल सकते हैं तो कोडागो बोल सकते हैं, कुर्ग या फिर कोडागो, कुर्ग कोडागो। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कुर्ग एंड कोडागो, तो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी एक छोटा सा जिला है, कहाँ पे? कर्नाटका में, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशन। आप ऐसा बोल सकते हो कि यू कैन से कुर्ग या फिर कोडागू, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। हमेशा ये किसके लिए फेमस है? सदाबहार वनों के लिए, मसालों के लिए और कॉफ़ी के बागानों के लिए, है ना। ये तीन चीज़ें, सदाबहार वनों के लिए, फॉरेस्ट के लिए,
मसालों के लिए और कॉफी के बागानों के लिए, प्लांटेशन यानी बागान के लिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो सदाबहार वन है, यानी कि जो सदाबहार फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन रहने वाले जो फॉरेस्ट है 30% कवर्ड है ओवरऑल इस जिला में, है ना। जो जिला है, छोटू सा जो जिला है कुर्ग और कोडागो, इसका 30% जो कवर है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से है। कब? ड्यूरिंग द सीजन्स। इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और यही एक कारण है कि इन दिनों जो विजिटर्स है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, है ना। इतनी ज़्यादा हैवी बारिश होती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इन ड्यूरेशन में जो विजिटर्स है वो यहाँ आना प्रेफर नहीं करते। इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी दूर रखते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, यानी कि यहाँ का आनंद लेने का जो सही टाइम है वो सितंबर से लेकर मार्च तक है, यानी कि अगर आपको कुर्ग जाके एंजॉय करना है तो आपको जो बेस्ट टाइम है, जो बेस्ट वे है वो है सितंबर से लेके मार्च तक। जो वेदर है, जो माहौल है वो एकदम शानदार होता है, विथ सम शार्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। वहाँ की जो हवाओं में जो एक स्मेल आती है ना, ओए होए होए, क्या बात है, मतलब एकदम आनंद आ जाता है। मतलब वहाँ की वो जो स्मेल है वो इतनी अमेजिंग होती है, इतनी अमेजिंग होती है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं। मतलब बहुत शानदार होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, मतलब एकदम मन खुश हो जाता है। ठीक है, हर तरफ कॉफ़ी की ही बहुत ही शानदार स्मेल आती है। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। इन इसका क्या मतलब है? स्मेल, एसेंस, ओके। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, यानी कि उसकी जो खुशबू है, एसेंस है, उसकी जो स्मेल है वो बहुत अमेजिंग होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड निक्ड अंडर ट्री, है ना। फिर क्या कहा है कि वहाँ पे जो कॉफ़ी का पूरा एस्टेट है और जो वहाँ पे जैसे कॉलोनियल, यानी कि जो एक यू कैन से पूरा जो क्लास है वो कॉलोनियल का ही बंगलो है, वहाँ पर वृक्षों के नीचे, है ना, वृक्षों के नीचे मुख्य कोनों पर है। तो बहुत अमेजिंग आपको ये बताया गया है। कैनोपीज यानी आपको पता ही होगा, ट्रीज, बहुत ट्रीज, उनके नीचे छोटे छोटे से हाउस, बहुत अमेजिंग। ये एक मतलब इमेजिन करके ही कितना सही लग रहा है। तो ये था इस पैराग्राफ में। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। कुर्ग इज द डिस्ट्रिक्ट इन केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। सो द राइट आंसर इज कर्नाटका। कुर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका में। ठीक है, आगे देखिए, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स बिगिंस, कमेंस, मेजर, टग्ड, कैनोपी। यानी कि यहाँ पे हमने कहीं पे देखा था कमेंस वर्ड आया था क्या? यस, कमेंस यानी बिगिंस, कमेंस, बिगिंस, है ना, जॉय बिगिंस यानी कमेंस। तो द राइट आंसर इज कमेंस। आगे देखिए, विच इज द बेस्ट सीजन इन कुर्ग? कब? सितंबर टू मार्च। सितंबर टू मार्च जो है वो बहुत ही शानदार मौसम, एकदम परफेक्ट रहता है। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी, टी, कॉटन, रबर। तो आंसर इज कॉफ़ी। कुर्ग इज लाइक उसकी जो वो इनविगोरेटिंग यानी उसकी जो स्मेल है, उसकी जो सुगंध है, ओए होए होए क्या बात है। ठीक है, वो अमेजिंग। हाउ मच ऑफ कुर्ग इज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट? कितना प्रतिशत बताया था मैम ने? 30%, 30%, 40%, 50%, 70। तो आंसर क्या है? 30%। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी जो कुर्गियों का घर है ना यार, वो मेहमान नवाजी के लिए, क्या बात है। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी। ठीक है, मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज़्यादा, अच्छा गलत हो गया, मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है। हॉस्पिटैलिटी के लिए बड़ा ही फेमस है मेहमान नवाजी। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर। ठीक है, जो उनकी वेलोर यानी जो कहानियाँ हैं ना भाई, उनकी टेल्स यानी कहानियाँ ऑफ विक्ट्री, टेल्स ऑफ वेलोर यानी कि विक्ट्री, उनकी जो वो विजयी की कहानियाँ हैं, उनके राजा मतलब उनके रेजिमेंट में ये हुआ वो हुआ। सो कुर्गी होम्स मतलब जो कुर्गियों का घर है वो एक तो मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस है, मेहमान वाजी,
मेहमानबाजी, ठीक है, मेहमानबाजी के लिए बहुत फेमस है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, और वो हमेशा किसी के भी अराइविंग पे, कोई भी घर पे आता है तो अपने पापा अपने भाइयों के विक्ट्री की यानी विजयी की कहानी सुनाया करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, और जो कुर्ग रेजिमेंट है उसको इतने सारे मेडल्स मिले, इतने सारे मेडल्स मिले हैं जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा मेडल मिला है। इवन दो जो आर्मी, इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ था जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। जो कोडावूज हैं यानी जो कुर्गीज हैं, वो उनके पास हथियार यानी कि गन राइफल रखने का लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के भी वो लोग गन को घर पे रख सकते हैं, उनको परमिशन है। इतना क्लियर है बेटा। डेकोरेटेड यानी मेडल से सम्मानित, उनके पास इतने मेडल्स हैं कि उनकी जो रेजिमेंट है वो हमेशा इतनी कलरफुल डेकोरेटेड रही है। इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ रहा है वो भी एक कुर्गी थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, जो एक कुर्गी थे। इवन दो जो कोडावूज हैं उनको बिना लाइसेंस के वो हथियार अपने घर पे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर कुर्ग पीपल ऑलवेज रेडी टू टेल, यानी कि अपनी वो आर्मी वाली कहानी, अपनी विजय की कहानी सुनाने में। टेल ऑफ वेलोर ऑफ देयर फोर फादर, यानी उनके जो पुराने फादर, भाई, बेटों की कहानी सुनाते थे। टेल्स ऑफ ब्रेवरी एंड करेज ऑफ देयर सन्स, टेल्स ऑफ देयर ओन ब्रेवरी, तो यानी वो अपने सन और वो अपने किसके फॉर फादर, यानी कि फादर और सन की कहानी सुनाने में एक्सपर्ट थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। टेल्स ऑफ वेलोर यानी कि विजय की कहानियां अपने फादर अपने बच्चों की सुनाते थे, उनकी वो करेज कहानियां, साहसी कहानियां, ठीक है। आगे देखिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडिया, और कुर्गी जनरल करियप्पा, कोडावूज, ये। अब दो चीजें हैं, आप इसमें लिख सकते हो, कुर्गी भी थे ना, वो कुर्गी भी थे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वॉज अ कुर्गी भी थे और उनका नाम भी मेंशन है। तो आप ऐसे ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, कहाँ गया, ये रहा। तो करियप्पा भी थे और कुर्गी भी थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और कुर्गी एंड जनरल करियप्पा, दोनों राइट आंसर है। व्हाट इज अ स्पेशल फेवर ग्रांटेड टू कोडावूज इवन नाउ, मतलब अभी भी क्या ऐसा स्पेशल क्वालिटी है कि वो लोग आर्म रख सकते हैं बिना लाइसेंस के, दे कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो ये वाली जो बात है ये सही है, ठीक है। दे कैन कैरी फायर आर्म्स विद लाइसेंस, दे कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, दे कैन ट्रैवल अराउंड द नेशन विदाउट लाइसेंस, एंड ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। वट इज द ट्रेडिशन ऑफ कुर्गी होम्स, मेहमान नवाजी थी, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ फ्रेंडलीनेस, कौन सा ऐसा वर्ड है। तो ट्रेडिशन यानी कल्चर, वेलोर यानी कहावत, मतलब विजयी होना, बहुत बड़ी रेजिमेंट यानी किसी यूनिट का नाम, हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी। वो लोग इतना ओवर फ्रेंडली होते थे कि उनके घर पे कोई भी गेस्ट आता तो वो अपने विजयी होने, मतलब जो उनकी कहानियाँ थी आर्मी में या फिर कुछ ऐसी, वो सुनाने लग जाया करते थे। सो राइट आंसर इज हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, क्लियर है। चले शॉर्ट टाइप भी देख लेते हैं। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, बहुत ध्यान देना है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। व्हाई डज द ऑथर इन कुर्ग से द विजिटर्स सर्च फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया वुड बी फाउंड इन कुर्ग्स, ठीक है बेटा, ठीक है, कुर्ग। सो कुर्गीज आर फेमस फॉर मेहमान नवाजी, उनकी वो विजेताओं की कहानी, वेलोर विच इज इन द हार्ट ऑफ सोल एंड इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इट, जो कुर्ग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है, आसपास उसके पूरा हिल्स है, हरे भरे पूरा बागान है, बहुत ग्रीनरी है, एंड वो अपनी कॉफी और मसालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो नंबर 1 जो कुर्गीज हैं वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए फेमस है। उनकी वो जो पुरानी कहानियां हैं जिसमें वो विजयी, जिसमें वो विक्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो लोग विक्ट्री की बात कर रहे हैं, विजयी होने की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो कुर्ग है वो किस लिए फेमस है, मसालों और किसके लिए, कॉफ़ी के लिए, ठीक है। अपनी विविधता के लिए तो है ही, पर अपने मसालों के लिए, अपनी 30% जो उसका कवरेज है वो रेन फॉरेस्ट, मतलब रेन से ही, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ही है।
तो यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ऑथर है वो कहना चाहता है कि विजिटर्स जो हैं वो कुर्ग को क्या मानते हैं, इंडिया का दिल और आत्मा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डू एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग रिक्वायर अ person to just physical strength? Why and why not? Apart from physical strength, a person does require many other skills. यानी कि रिवर राफ्टिंग करने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए क्या पर्सन को फिजिकल स्ट्रेंथ होना इंपॉर्टेंट है? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, है ना। वाई एंड वाई नॉट? अपार्ट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब फिजिकली स्ट्रेंथन तो होना ही चाहिए, पर साथ में कुछ और टैलेंट भी होना चाहिए। द पर्सन मस्ट बी जीलस यानी उत्साहित होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हालात के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले, ऐसा भी होना चाहिए। ही शुड हैव एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, उसमें बहुत ही अच्छी मतलब अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की थिंग होनी चाहिए। ही शुड हैव एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स यानी कि अपनी भावनाओं को समझाने का वो गुर्दा भी होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। ही शुड नॉट ओनली हैव अ गुड मेमोरी बट गुड डेस्टिनेशन नॉलेज ऑल्सो, यानी जहाँ आप घूमने जा रहे हैं वहाँ के आसपास का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एंड देयर वी गो, और बस फिर आप आराम से रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, यानी कि ऋषिकेश में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, बंजी जंपिंग ये वो, तो इसलिए ऐसा कहा है। कुर्गीज बिलोंग टू अ वेलोरस एंड हॉस्पिटेबल रेस। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस। वेलोरस यानी विजयी, है ना, विजेता। हॉस्पिटेबल यानी मेहमान नवाजी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके खून में, उनके ब्लड में है। कुर्गीज आर अ प्राउड रेस, अ मैन एंड ब्यूटीफुल वुमन। वो लोग बड़े ही शानदार लोग हैं, हमेशा मेहमान नवाजी, क्या करूं क्या करूं क्या खिलाऊं। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड एंटरटेन देयर गेस्ट बाय रिलीज, मतलब वो अपनी वीरता की कहानी सुनाकर उनको बड़ा ही अपील करते हैं। उनके फादर, उनके बच्चों की जो भी कहानी है वीरता की, वो सब सुनाते हैं। कुर्गीज के जो सोल्जर्स हैं ना यार, वो बड़े ही ब्रेव थे। अपने जो करियप्पा सर थे, बेसिकली उनका एक डायलॉग था कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो नेपाली है या तो वो गोरखाली है। क्योंकि अपने करियप्पा सर भी गोरखाली रेजिमेंट में ही थे, है ना। कुर्ग के अलावा वो रेजिमेंट जो थी उनकी, वो गोरखा रेजिमेंट में ही थे। सो कुर्गीज आर ओनली द पीपल हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। अब वो इतने साहसी, इतने बहादुर, इतने वीर थे कि उन लोगों को बिना लाइसेंस के भी वो लोग हथियार अपने घर पे रख सकते थे। तो ये थी उनकी स्पेशलिटी। ठीक है, चलिए। The culture, lifestyle and traditions of a place are influenced by the people who lived or settled there at some point. Culture assimilation adds flavor to the existing structural of a society. Summarize your opinion, give an idea. यार क्या है कि एक बहादुर इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट्स। ठीक है, क्या बताया गया है उनके एग्जिस्टेंस के बारे में कि या तो वो ग्रीक या तो वो क्या थे, अराबिक, है ना, अराबिक। उनका जो टच था, उनका जो लहजा था, उसमें अराबिक और एक ग्रीक टच आता था। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी डिड नॉट रिटर्न। क्या हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था जब हम लोग बेकर फ्रॉम गोवा कर रहे थे, कि जो अलेक्जेंडर था वो अपने टीम के साथ यहीं इंडिया में ही बस गया था, कुर्ग में ही बस गया, और वहीं पे उसने लोकल लोगों के साथ शादी वादी कर वहाँ का जो कल्चर है, मैरिज कल्चर, रीजन, सब कुछ अडेप्ट कर लिया। इसलिए कहा जाता था कि जो कुर्ग के लोग हैं वो इतने बहादुर और इतने ईमानदार, इतने इंडिपेंडेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनमें जो टच है, उनमें जो एक यू कैन से एक टेस्ट है, वो ग्रीक और अराबिक डिसेंट का है, जिसकी वजह से वो उनको बहादुर, महान वीर यानी वेलोर बनाता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड वाज सेटल्ड हियर। दे मैरिड अमंग द लोकल्स। उन्होंने वहीं के लोकल से शादी की, उन्होंने वहाँ के कल्चर को समझा, एडजस्ट किया और फिर निभाया भी, और इसीलिए वो कहा जाता है कि जो कुर्गीज हैं उसमें ग्रीक और अरेबिक का टच आता है। Why is कुर्ग called the land of rolling hills? क्योंकि जो कुर्ग है वो इतना शानदार है, इतना ब्यूटीफुल है। कुर्ग is called the land of rolling hills because the city is situated on the gentle sloping hills. The entire area is covered with these hills. ब्रह्मगिरी hills has a panoramic view. यानी बोला जाता है जो कुर्ग सिचुएटेड है, वहाँ के जो वादियाँ हैं वो इस तरह से स्लोपिंग टच में है, जो
30% से ज़्यादा तो क्या था, रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन। और वहाँ पे आपको ब्रह्मगिरी का पैनोरामिक व्यू दिखेगा। पैनोरामिक यानी कि यहाँ से खड़े होकर पूरा 360 डिग्री दिख रहा हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड, ठीक है, एक मिनट रुकिए। Okay, long answer type questions. Again, don't exceed word limit. चलिए बढ़ते हैं। Pen down a brief travelogue entry narrating any personal impressions about a visit to Kurg. Include your reflection about the differences between the place where you live and the place you have visited. A travelogue is a person's account of a journey to another country to place. It can either be written report with many factual descriptions or a narrative story about personal impressions and experiences. You may begin like this. आप इसको इस तरह से start कर सकते हैं. As I stepped into the land of evergreen forest, I was blown away by the pristine beauty and अब आगे continue करना है इसको. As I stepped into the land of evergreen forest, I was blown away by the pristine beauty and lush green flora of the rain forest of Kurg. यानी वहाँ की जो वादियाँ थी, वहाँ का जो मतलब दिखने का जो तरीका था वो इतना कमाल था, इतना शानदार था कि मेरा जो मन था वो एकदम गार्डन गार्डन हो गया. ठीक है बेटा, ओके बच्चे, मतलब एकदम मस्त मजा आ गया. दिस प्लेस इज रियली अ पीस ऑफ हेवन, यानी कि ये एक जन्नत से कम नहीं. ऐसा लगता था मानो कि ये जन्नत का ही हिस्सा हो, जन्नत का ही पार्ट हो. ठीक है, दिस प्लेस इज रियली अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की नगरी में से लिया हुआ छोटा सा जन्नत का टुकड़ा जो इंडिया में रह गया. ठीक है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल men, ब्यूटीफुल women, coffee, wild elephants. The rainforests cover more than 30% of this district. Often it rains heavily. September is the most ideal time to enjoy the natural beauty of this place. The river Kaveri proves to cherry on the cake. It obtains its water from the hills and rainforest of the Kurg. The region abounds in langurs, bees, butterflies, lot of birds. The Brahmagiri hills provide a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. Moreover, the 64-acre island of निसर्गधाम is a little paradise for tourists, यानी कि ये किसी जन्नत से कम नहीं है. सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है कहाँ पे कैसे कर सकते हैं. नंबर 1, आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख सकते हो कि ये पूरा ब्यूटीफुल लोगों से भरा हुआ है. कॉफ़ी, वाइल्ड एनिमल, जो रेन फॉरेस्ट है वो 30% कवर्ड है, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है. इसका जो बेस्ट मौसम है वो सितंबर से मार्च तक है. जो कावेरी है, जो चेरी ऑन द केक, यानी कि यहाँ पे मौजूद होकर और इसके ऊपर 4 चांद लगाती है. उसके अलावा जो मैंने बात की है दैट इज़ यहाँ पे जो भी एनिमल्स अवेलेबल हैं जो अलग अलग तरीके की एक्सपीरियंसेस आपको देंगे. फिर ब्रह्मगिरी पे जाकर वहाँ का जो पैनोरामिक व्यू है वो एक कमाल का है. उसके अलावा आप एक निसर्गधाम जो है यहाँ पे जगह है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है टूरिस्ट के लिए, जो यहाँ पे घूमने आते हैं उन लोगों के लिए. तो पूरा चैप्टर इसने आपको यहाँ पे सम अप करके बता दिया. क्लियर है? ओके. व्हाट डू द पीपल ऑफ कुर्ग टीच अस, यानी कि उनसे क्या सीखने को मिलता है. कुर्ग पीपल आर फेमस फॉर देयर मेहमान नवाजी, लव, रिस्पेक्ट एंड फेलो फीलिंग विच इज़ नीड फॉर द प्रेजेंट आर्ट, यानी कि आज के वक्त में हमको प्यार, कंसर्न, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, यही सब चाहिए. इसके अलावा अगर आपको कुर्ग के बारे में जानना है तो वो फुल ऑफ एडवेंचर भी है. वहाँ पे आपको रिवर राफ्टिंग करने मिल सकता है, कैनोइंग मिल सकता है, रैपलिंग मिल सकता है, क्लाइंबिंग मिल सकता है, बाइकिंग मिल सकती है, और भी बहुत सारे जो आपके शौक है वो वहाँ पूरे हो सकते हैं. इट्स लाइक छोटा पैकेज बड़ा धमाका.
द कुर्ग रेजिमेंट इज फेमस फॉर रिसीविंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अवार्ड्स फॉर इट्स ब्रेवरी, यानी उनको अपनी बहादुरी के चक्कर में ना जाने कितने अवार्ड्स मिले हैं, और जो उनका रेजिमेंट है वो तरह तरह के मेडल से सजे हुए हैं. द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज कुर्गी. द कुर्गीज आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ विलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. जो कुर्गी है मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने घर में आए हुए मेहमानों को अपने बच्चे, अपने फादर, अपने ऐसे उनकी वीरता की कहानी सुनाकर उनको अडोर करते हैं, यानी उनको मेजमराइज करते हैं. इवन नाउ जो कोडावूज हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंडिया में बिना लाइसेंस के गन रखना परमिटेड है. तो दिस इज ऑल अबाउट जो हम लोग कुर्गी से सीख सकते हैं और कुर्गी के पीपल के बारे में हमने यहाँ पे जाना है. Kurg seems to share a lot of historical perspective. Do you think knowledge of such historical fact is important for us? बिल्कुल सही है, क्योंकि यार हम लोग इतना पढ़ते हैं हिस्ट्री जोग्राफी, पूरी चीज़ों में हिस्ट्री जोग्राफी ही गिवन है और यहाँ पे भी दिया हुआ है. सो इन द लेसन कुर्ग the author tell us the Kurgi people are descendant of either, यानी कि वो उनके यानी वंशज हैं, उनके वंशज है या तो ग्रीक्स के, आप इन्हें ग्रीक कह लीजिए या फिर अरब्स कह लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत टाइम पहले say that they could have Greek origin because there was a legend that a part of Alexander, यानी legend मतलब कहानी, एक कहानी है, टेल स्टोरी है, कथा ओके कथा, दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी हैड मूव टू साउथ एंड सेटल्ड हियर, यानी कि वो वहाँ से साउथ से मूव करके यहाँ सेटल्ड हो गई. अकॉर्डिंग टू अनदर लेजेंड, एक और कथा है, यानी कि एक और पुरानी कथा यानी टेल, ठीक है, कथा है. दे हैड अरब ओरिजिन बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसेस दे वोर, क्योंकि जो उनका पहनावा है वो बिल्कुल अरब से मिलता जुलता है. यानी कि दो स्टोरी निकल कर आ गई है. ग्रीक क्यों कहा गया है और अरब क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्रीक इसलिए कहा गया है, अलेक्जेंडर अपनी टीम के साथ यहीं सेटल्ड हो गया था, उसने लोकल के साथ शादी कर ली थी. और अरब इसलिए कहा गया है, जो उनका पहनावा है, जो उनका ढंग था पहनने का, कपड़े पहनने का, वो बिल्कुल अरब से मिलता था, अरब से मिलता था, इसलिए. इवन द ऑथर ऑल्सो टेल अस द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज कुर्गी. तो इसी वजह से ये इतना हिस्टोरिकल फैक्ट रखता है और ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए. क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं. It is important for us to know about the deep-rooted cultural background of our country and heritage, so that we become aware of that fact that our culture has always welcomed people from other cultures and observed them into its own. This spreads the message that being tolerant, which is very important in today's world, when the world is torn with war because of these ethnic reasons. यानी कि क्या बोला गया है कि आप ना, मतलब हम लोग अक्सर बात करते हैं परिवर्तन, चेंजेस. सो किसी और को बदलने से बेटर सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए. आप अपने ऊपर वो परिवर्तन लाइए और फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ठीक है. सो यहाँ पे भी बताया गया है कि कैसे हमारा जो कल्चर है वो अंग्रेज़ों को, फॉरेनर्स को इतना अट्रैक्ट करता है, या फिर बाकी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, साड़ी, सूट, ये सब कल्चर. और हमेशा से दिस स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ बीइंग टॉलरेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन द वर्ल्ड इज टॉर्न. यानी कि जब जो वर्ल्ड है वो इस अननेसेसरी रीजंस में लड़े झगड़े जा रहा है, मरे जा रहा है, तो इन सब में आपको ध्यान देना है. तो इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे इंडिया में बाहर के आए हुए जो अलेक्जेंडर वगैरह थे उनको भी इंडिया भाग गया और वो यहीं पर रह गए. ठीक है. चलिए लास्ट है, नॉट लीस्ट, अगेन हम लोग सबसे पहले इसका एमसीक्यूज कर लेंगे. ठीक है. चलिए. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल. उसने कहा अच्छा ओके, दूसरा बता. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. हमारे पास एक कथा है, इंडियन कथा भी है. बोधिधम्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, है ना, एक महान मॉन्क थे. उन्होंने अपनी आईलिड कट की. और क्यों कट की थी? कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल स्लीपी. उनको बड़ा ही नींद आ रहा था जब वो मेडिटेशन कर रहे थे. और जब वो आईलिड कट मतलब गिरी नीचे, तो उससे कुछ ऐसे प्लांट्स उग गए,
10 plants grew out of the eyelids. जो eyelids कट के नीचे गिरी उस eyelid से plants grow हो गए. The leaves of these plants when put in hot water and drunk. और जब इस पत्तियों को plant इस पेड़ की पत्तियों को पानी में डाला गया और पिया गया तो जो नींद थी वो एकदम गायब हो गई, उड़ गई, यूं शू गायब हो गई. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. ऐसा माना जाता है जो चाय पीने का कल्चर था या जो भी था वो कहाँ था पहले, चाइना में राजवीर ने ऐड किया. एज फार बैक 2700 बिफोर क्राइस्ट BC. In fact, words such as tea, चाय, चीनी are कहाँ पे बॉन्ड हुआ था, इन चाइनीज. ये जो वर्ड था ये कहाँ पे यूज हुआ है, चीनी, चाइना ऐसे करके, है ना, चीनीज है. टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th of century. यानी कि सबसे पहले माना जाता है इंडिया में आया था. उसके बाद ये माना जाता है कि सबसे पहले जो चाय पिया गया था वो चाइना में, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीनी और चाय ये सब पहले से ही वहाँ पे क्रिएटेड थे, बॉन्ड थे ये वर्ड्स. जो टी है, जो चाय है, वो यूरोप में फिर आया 16th century में एज अ मेडिसिन आया. वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. यानी नॉर्मल पानी वानी मदिरा के फॉर्म पे ना लेकर ये एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी मानकर ये सबसे पहले वहाँ पर आया था. ओके बेटा, चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. द मेन आइडिया ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज tea as a popular beverage in Europe and how it spread. Origin of tea in India and why it became popular in Europe. Importance of India in popularizing tea and influencing Europe. Indian legend on tea and how it traveled from China to Europe. तो पहले इंडिया में, फिर चाइना में पहली बार पिया और 16th century में यूरोप में. इवन दो यूरोप में एज अ मेडिसिन प्रॉपर्टी की तरह पीने लगे इसको लोग, बेवरेज के अलावा. Why do you think प्रांजल scoffed? प्रांजल को क्यों ऐसे इरिटेट हो रहा था वो, यार क्योंकि वो ना वहीं पे रहा है, उसके लिए इतना कुछ नया नहीं था ये सब, है ना, तो वो थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो रहा था, मतलब इरिटेट हो रहा था. ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसा कि यार अरे बहुत रिडिकुलस वे में, बिकॉज ही वॉज अपसेट विद द लेजेंड राजवीर शेयर्ड, नहीं, ही वॉज मॉकिंग राजवीर फॉर हिज, नहीं, he was amused and tickled at what Rajveer said. He was amused and tickled, यानी कि उसको बड़ा ही आनंद आ रहा था जो राजवीर उसको बता रहा था. बड़े ही ऐसे, यानी सटायर, मतलब व्यंग टाइप ऑफ, यू कैन से कि किसी बंदे को व्यंग करना, ठीक है, ऐड करना कोई बात, क्योंकि उसको लगा कि शायद वो ज़्यादा नॉलेजेबल है इस वजह से. Pick the option that includes the tea label information that correspond to given sentences. The leaves of these plants when put it in hot water banished sleep. It's not banished, right? It's vanished. It's vanished, okay? So its calming effect may be attributed to an antioxidant called apigenin, which is found in abundance in chamomile tea. Chamomile tea. Apigenin binds to a specific receptor. So, question number 3, pick the option that includes the tea label information that correspond to given sentence. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. Its calming effect may be attributed to an antioxidant called apigenin, which is found in abundance. Okay, so which one is right? Which is found in abundance in chamomile tea. Apigenin binds to specific receptors in your brain and decrease anxiety and initiate sleep. नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है. It increased level of neurotransmitter called gamma aminobutyric acid and improves overall sleep quality by shortening the time it takes to fall asleep and decreasing nighttime awakening. It interferes with REM sleep
Okay, has some unwanted side effects, keep sleep away, allow the possibility of inducing hours of sleeplessness, increase nighttime awakening. It alleviates anxious thought that soothe the spirit before bedtime. It improves energy levels and helps banish stress, result as better night sleep. Okay, so I think this is clear to all of you. So if I'm talking about the answer which one is right, so यार सिंपल सी बात है, कह रहा है कि वो जो पत्तियां थी अगर हम लोग वो गर्म पानी में डालकर पीते थे तो हमारी जो नींद थी वो उड़ जाती थी. ठीक है, सो इसमें से आंसर मुझे लगता है ये वाला सही बैठ रहा है. इट इंटरफेयर्स विद रेम स्लीप. ठीक है, हैज सम अनवांटेड साइड इफेक्ट, कीप अवे, नींद लाने को दूर रखता था. सो द सी इज द राइट ऑप्शन. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा वाला जो कहानी है, एन एंशियन बुद्धिस्ट एस्केटिक यानी धार्मिक रिलीजियस, कट ऑफ हिज आई लीड्स, उसने अपनी जो लीड्स थी वो कट कर दी थी बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. ठीक है, ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन क्योंकि उसको मेडिटेशन करते वक्त बहुत नींद आ रही थी. 10 टी प्लांट्स, फिर उसके बाद 10 टी प्लांट्स ग्री हुए उस आईलिड, वो कटे हुए आईलिड जो नीचे गिरे थे, और फिर द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन, और जब इन पत्तियों को डाला गया गर्म पानी में और पिया गया तो नींद एकदम गायब, उड़ चुकी थी. टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना. जो चाय है वो पहली बार चाइना में पिया गया था, राजवीर ने ऐड किया. एज फार एज 2700 BCI. इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. यानी कि ये वो तब टाइम का डिस्कशन था जब प्रांजल और राजवीर आपस में लड़ रहे थे कि हाँ टी का ओरिजिनेटेड ऐसे था, ओरिजिनेशन ऐसा था, एंड और वो एक रीजंस दे रहे थे कथाओं के बारे में. लेजेंड यानी कि कथा होती है पुराने ज़माने में, कथा यानी कि सुनाई जाने वाली कथा, अपने पूर्वजों से सुनाई जाने वाली कथा. ठीक है, बोधिधर्मा वॉज अ डैश एस्केटिक, यानी वो कौन से धार्मिक गुरु थे, मॉन्ग थे. सो इट्स अ बुद्धिस्ट. ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डिड ही कट टू प्रिवेंट फीलिंग स्लीप, यानी कि क्या कट किया था उन्होंने, आईलिड्स. ठीक है, आईलिड्स. वेयर वाज टी फर्स्ट ड्रंक, ऑफ कोर्स इन चाइना. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ ड्रिंक, यानी कि बेवरेज, ड्रिंक यानी बेवरेज. व्हेन डिड टी कम टू यूरोप, 17th century, 16th century, 5th, 18, यानी आंसर है 16th century. चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट, यानी कि जो हमारा वेंडर था वो चिल्ला रहा था चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो. ठीक है, गरम गरम चाय. उतने में एक आवाज आती है, हाँ जी यहाँ पे गरम चाय. तब तक आवाज आती है, क्या आती है कि भाई लाना जरा 2 कप चाय. प्रांजल कहता है. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उसके बाद वो लिक्विड से गरम वो निकल रही थी, हवा निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, स्टीमिंग है ना. ओके, उसके बाद क्या हुआ, दे सिप्ड द स्टीमिंग, दे सिप्ड, उसके बाद वो लोग इंजॉय करते हैं. ऑलमोस्ट उनके जो कंपार्टमेंट में सभी लोग ने वो चाय पी थी, हर एक बंदा उसमें चाय पी रहा था. डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, राजवीर से. राजवीर ने कहा कि, क्या कहा राजवीर ने, तो राजवीर ने ये कहा कि तुम्हें पता है क्या कि हर बार मतलब हमेशा ये जो चाय है एक दिन में 80 करोड़ कप्स तक जितनी कंज्यूम की जाती है, ऐसा उसने बोला. टी इज़ रियली पॉपुलर, जो चाय है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है. ये सारी बातें चल ही रही थी कि सडनली जो ट्रेन है वो चल पड़ी. ठीक है बच्चा. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बुरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक. वापस से जो प्रांजल था वो वापस अपनी उस बुक में घुस गया. सो हु वॉज स्पीकिंग इन द हाई पिच, राजवीर, टी वेंडर, प्रांजल. सो चाय बेचने वाला चाय 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 कर रहा था. हु ऑर्डर 2 cups ऑफ टी, हंसा, राजवीर, प्रांजल, या फिर किसने, तो प्रांजल ने ऑर्डर किया था. Which of statement given below is not true about the two men, राजवीर एंड प्रांजल. इसमें से वो कौन सी 2 बातें जो सही नहीं है, तो इसमें से ये बात थी कि जो प्रांजल है वो यंगस्टर था असम से, बिल्कुल सही. राजवीर वॉज गोइंग असम वेरी फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही. प्रांजल वॉज नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि यार उसका घर ही पूरा हरियाली, बचपन से वो बागान में रहा, तो ये वाली जो बात है ये सही
नॉट ट्रू, ये सही नहीं थी. The author has used a colloquial word in the given extract. Which of the following is? यानी आम भाषा में colloquial क्या ऐसे, तो वो क्या वर्ड था? क्या? ठीक है बच्चा, क्या वर्ड था? क्या? colloquial मतलब एक ऐसी भाषा, एक ऐसी लैंग्वेज जो एक नॉर्मल तरीके से बोली जाती है. चूज द वर्ड दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ ड्रैंक स्लोली. इसमें से वो कौन सा वर्ड है? पिच्ड, स्ट्रीमिंग, कंपार्टमेंट, सिप्ड, यानी धीरे धीरे करके पीना. ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से. प्रांजल एंड राजवीर डिस्कस देयर नेक्स्ट वेकेशन डेस्टिनेशन. जो प्रांजल है और जो राजवीर है वो अगली छुट्टी की जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है कि कुर्ग जाए या फिर गोवा. तो जो राजवीर है वो कुर्ग जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर वो कन्विंस करेगा प्रांजल को कि तुम्हें भी मेरे साथ कुर्ग चलना चाहिए. आप इसको इस तरह से लीड कर सकते हैं, आप अपने आंसर को इस तरह से लीड करेंगे. कॉन्वर्सेशनल होना चाहिए, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे. राजवीर, हे प्रांजल, आई थिंक वी शुड बी विजिटिंग कुर्ग. हमें लगता है हमें कुर्ग देखना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल है, कॉफी प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे. आई कैन स्मेल द एरोमा. तो वो कहता है कि हमें इस बार कुर्ग चलना चाहिए. तू क्या बोलता है? प्रांजल कहता है वी विजिटेड टी प्लांटेशन लास्ट ईयर इन असम. हमने यार अभी तो लास्ट ईयर हम लोग असम गए थे, तो मैं गोवा जाना चाहता हूँ. राजवीर कहता है कि यार देयर इज अ लॉट मोर टू डू इन कुर्ग. सिर्फ कॉफी प्लांटेशन ही नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं. द प्लेस हैज रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, फ्लोरा फौना है. वहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारी एडवेंचर्स करने का अपॉर्चुनिटी है. रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड बहुत सारी. प्रांजल कहता है कि हाँ मतलब इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर यार मुझे थोड़ा सा ऐसे सीरीन मूवमेंट्स देखने, थोड़ा सा मतलब ये भीड़ भाड़ से मुझे नहीं, मतलब मुझे इतने भीड़ भाड़ में नहीं जाना, मुझे एक सिंपल सोबर सी जगह पे जाना है जहाँ पे शांति सुकून हो. राजवीर कहता है यार प्लीज यार कुर्ग ही चलते हैं ना प्लीज. प्रांजल कहता है अरे यार यू कांट बी सीरियस, तुम क्या बात कर रहे हो, क्यों, मतलब क्या है ऐसा. फिर राजवीर उसको कन्विंस करता है, बिलीव मी आई एम डेड श्योर कुर्ग इज द प्लेस. It has beautiful natural walking trails and Brahmagiri hills offer a panoramic view. I read that place has the largest Tibetan settlement, so the environment will be reflect peace and spirituality. I am sure. तुम टेंशन मत लो, वहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, वो जगह बहुत अच्छी है, बहुत ही शांति भरी है. सो यार तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो, और गुड, वहाँ पे सब बहुत अच्छा है. अब ये सारी बातें सुन के जो प्रांजल है वो कन्विंस हो जाता है. कहता है यार क्या बोलूँ मैं, तूने ना इतने सही तरीके से मुझे कुर्ग की तारीफ कर दी कि चल फिर अगला जो प्लान बनाएंगे वो कुर्ग के लिए ही बनाते हैं. सो ऐसे करके आपको आपके आंसर प्लॉट करने हैं, कुछ ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रांजल buried his head in his detective book while Rajveer was eager to look at beautiful scenery during the train journey. So प्रांजल क्यों नहीं इंटरेस्टेड था यार, क्योंकि बेसिकली जो प्रांजल है वो असम का ही था, तो उसके लिए यार इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, एक्साइटेड नहीं था वो, मतलब चल ठीक है ये वो जो है ना, बहुत ज़्यादा कीन नहीं था. तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि जो जहाँ का होता है, जो जहाँ का होता है उसको वहाँ की कद्र नहीं होती. ठीक है. सो प्रांजल बिलोंग टू असम. ही वॉज यूज लाइक वो इन तरह के सिनारियो से यूज टू था, वो बड़ा ही कॉमन था उसके लिए. असम में वो बचपन से रह रहा था, तो इसीलिए वो इतनी अमेजिंग नहीं थी. पर वहीं पे राजवीर के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि वो हरियाली, ग्रीन प्लांटेशन, ये सब लाइफ में पहली बार देख रहा था, क्योंकि वो रहने वाला था दिल्ली से हूँ दोस्त, है ना, ऐसे करके. तो इसी वजह से आप इसको जैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रांजल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो अपने घर जा रहा था. राजवीर दिल्ली का होने के बावजूद वो असम के लिए बहुत कीन था, क्यूरियस था, इंटरेस्टेड था, इस वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था. विच लैंग्वेज आर द वर्ड्स चाय एंड चीनी डिराइव फ्रॉम, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप. यानी कि ये जो चाय और चीनी है ये कहाँ से लिया हुआ है, तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज में यूज़ किया था, और यूरोप में 16th सेंचुरी में आया था एज अ मेडिसिन मोर देन ड्रिंक, यानी बेवरेज के तौर पे लेने से ज़्यादा एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी मानकर उसको इनटेक किया जाता था. वाई डिड मिस्टर बरुआ फील सरप्राइज. मिस्टर बरुआ वॉज सरप्राइज क्योंकि जो राजवीर था वो पहली बार असम विजिट किया था, पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानता था जितना कि
कोई नहीं जान सकता, मतलब वो फर्स्ट टाइम लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार असम घूमने आया है, क्योंकि उसके जो भी कलेक्शन थे, इंफॉर्मेशन थी, वो इतने सटीक थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यही सारी चीज़ें उसके फादर को बहुत ज़्यादा मेजमराइज कर दिया था कि यार क्या बात है राजवीर, दिल जीत लिया तुमने। राजवीर डिड हिज स्टडी बिफोर हिज विजिट टू टी प्लांटेशन, इट इज़ गुड। जो राजवीर अपना पूरा होमवर्क करके आया था अबाउट असम, टी, कहानियाँ, लेजेंड, स्टोरीज, क्या वो सही है? सो इंडीड यस, बिल्कुल सही है। राजवीर पजेस क्वालिटीज लाइक टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिविटी एंड ह्यूमिलिटी, यानी कि वो सारी चीज़ें प्लान करके आया था कि कैसे वो वहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें विजिट करेगा, बागान के बारे में, टी के बारे में, प्लांटिंग, प्लगिंग, एवरीथिंग. His research before start to Assam helped him to explore more about the place, knowing about the destination and being familiar with the real place is of utmost importance. Rajveer also surprised Major's father with his in-depth knowledge. ठीक है, सो राजवीर भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि उसके फादर को भी काफ़ी कुछ पता है अबाउट दिस. राजवीर ऑल्सो सरप्राइज मेजर्स फादर विद इज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो गया था. आगे लॉन्ग टाइप देख लेते हैं. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यानी कहीं भी जाने से पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए. ये स्टेटमेंट किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं? क्या आप ऐसे बच्चों को सराहते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं, लाइक कहीं जाने से पहले उसके ऊपर पूरा DND करना, R&D करना? सो यस, राजवीर हैड बीन इनवाइटेड स्पेंड वेकेशन विद हिज क्लासमेट प्रांजल, हुज फादर वॉज, यानी कि जो उसके फादर थे वो वहाँ टी स्टेट के मैनेजर थे, वहाँ पे पूरा एक एरिया उनको दिया हुआ था. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप एंड हैड गैदर्ड कंसिडर, मतलब वो बहुत ही एक्साइटेड था और उसके हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका था कि जो टी है उसका ओरिजिनेट क्या है, आखिर ये इतनी पॉपुलर ड्रिंक कैसे बनी. ही इन्फॉर्म्ड अबाउट 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, यानी वो सारी चीज़ें उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी. चाय को हम लोग टी क्यों बोलते थे, इसका ओरिजिनेटेड कहाँ पे पड़ा था? चाइना में. टी, चाय, चीनी एंड ऑल. ही नैरेटेड 2 पॉपुलर लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, इवन दो वो इतनी जानकारी लेकर आया था कि उसने 2 कथाएं भी सुनाई थी, एक चाइनीज और एक इंडियन. राजवीर एग्जिबिट एन इंपॉर्टेंट वैल्यू ट्रेस दैट इज प्री रिक्विसाइट टू गेन नॉलेज, यानी कि पहले से कहीं जा रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. क्यूरियोसिटी एंड ईगरनेस, यानी कि अगर हम कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सपोज दैट मैं केदारनाथ प्लान कर रही थी, तो मैंने उसके प्लस माइनस डू डोंट सब पता कर लिया था कि टेम्परेचर कैसा है, क्यों फेमस है, क्या बात थी, तो वो मुझे और ज़्यादा कीन कर रही थी. ही इज़ नॉट पैसिव लर्नर बट इज़ प्रोएक्टिव इन कलेक्टिंग प्रायर इंफॉर्मेशन टू एनी रियल एक्सपीरियंस. किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले वहाँ के बारे में पता कर लेना इज़ अ रियली गुड आइडिया. ही लाइक्स टू डू हिज होमवर्क thoroughly before he is going to visit a beautiful place. This is something very appreciable. हर बच्चे के अंदर ये टैलेंट, ये आदत होनी चाहिए कि कहीं भी जाने से पहले उसके इर्द गिर्द की बातों को पता कर लिया जाए. और ये जो ट्रेट है, ये जो कला है, ये हर एक बंदे में होनी चाहिए. What information did Rajveer share with Pranjal and his father? So Rajveer had a lot of information about tea. He told Pranjal that दो देर आर मैनी लेजेंड्स, यानी कि उसने बताया उसको और उसके फादर को कि ऐसे में तो बहुत सारी कथाएं हैं, पर मेजॉरिटी में 2 चीज़ें फॉलो होती हैं, एक वो चाइनीज़ एम्परर वाली और दूसरी बुद्ध धर्म वाली. सो जो पहली है कि कैसे एक्सीडेंटली क्या हुआ था कि एक चाइनीज़ एम्परर थे, तो वो पानी गर्म कर रहे थे और कहीं से चलते हुए उसमें पानी, कुछ पत्तियां मिक्स हो गई. अब वो पत्तियां मिक्स हो गई तो उसने अपना उसमें फ्लेवर छोड़ा और उस फ्लेवर को मतलब उस पानी को पीने के बाद उन्होंने उस चीज़ की एक निजात कर दी. ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि पहली बार जो चाय पिया गया वो चाइना में पिया गया था. फिर दूसरी कहानी उसने बताई बौद्ध धर्म की कि सोने से बचने के लिए मेडिटेशन कर रहे थे, सोने से बचने के लिए आईलिड काट के गिरा दी ताकि नींद ना आए, तो वो जो आईलिड गिरी नीचे ज़मीन पर, उससे 10 पेड़ उगाए, पत्ते उगाए, उसमें पेड़ पौधे उगाए. उस पौधे को जब गर्म पानी में डाल के पिया गया तो वो कमाल का स्वाद दिया, तो ऐसे बन गया. तो 2-3 कहानियां सुनाई उसने अपनी इस चाय वाली बात को प्रूव करने के लिए कि कहाँ से इसका निजात हुआ है. द लेजेंड से दैट ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ देम, बैनिश स्लीप, दे वर ड्रंक. ही ऑल्सो न्यू कि जो चाय थी वो पहली बार 27 BC में पी गई थी चाइना में, और ये जो चाय है ये यूरोप में आया था 16th सेंचुरी में एज अ मेडिसिन. ठीक है, और उसने ये भी बताया कि जो ये टी, ये चाय, ये चीनी वर्ड है, ये चाइनीज़ का
वर्ड है, चाइनीज का निजात किया हुआ शब्द है. ही इवन हैड नॉलेज अबाउट द स्प्राउटिंग सीजन. इसका मतलब उसको ये भी पता है कि चाय की स्प्राउटिंग का बेस्ट सीजन कब होता है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर कर आया था. What scenery did राजवीर notice while sitting in the train in the tea state? यानी राजवीर जब बैठा हुआ था ट्रेन के अंदर तो उसने किस तरह की चीजें या किस तरह का व्यू देखा. तो यार उसने एक बड़ा ही अद्भुत, मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही मस्त मस्त व्यू देखा. राजवीर could see green and magnificent view while sitting in the train. अद्भुत, इसका मतलब क्या हुआ? अद्भुत, ठीक है, अद्भुत व्यू वाइल सिटिंग इन द ट्रेन. ही कुड ऑल्सो सी डेंसली वुडेड, यानी कि इसके साथ उसने बहुत ही घने, यानी यू कैन से घने जंगलों वाली पहाड़ी के, मतलब जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ वही है, चाय की झाड़ियां दिखती रही. ठीक है. ही कुड ऑल्सो सी डॉल लाइक फिगर विद बैम्बू बास्केट मूविंग एवरीवेयर. इवन दो उसने और क्या देखा बेटा, उसने बहुत ऐसे मतलब बिल्कुल डॉल जैसे दिखने वाले जो भी लोग हैं जो कास्केट लेके इधर से उधर मूव कर रहे हैं. मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना यू कैन से दैट कि लंबे मजबूत ना बिल्कुल शेडो देने वाले जो चाय के पेड़ थे वो धीरे धीरे छोटे यानी ड्वार्फ होते जा रहे थे. और मतलब ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों की जो कतार है वो बिल्कुल डॉल की जैसी आकृति का दिख रहा था, मतलब दूर दूर जैसे जैसे उनकी जो चीज़ें होती जा रही थी. फिर कुछ टाइम आगे जाके उसने एक बहुत ही गंदी सी भद्दी सी दिखने वाली बिल्डिंग देखी जिसमें से बहुत दूर से धुआं निकल रहा था. तो ये सब चीज़ें उसने देखी. राइट. सो बिलोइंग आउट स्मोक फ्रॉम चिमनी व्हेन दे एंटर्ड डेसीबेरी, है ना. जैसे ही वो लोग अंदर एंटर हुए, ठीक है, उसके बाद उसने क्या देखा, चारों मतलब बहुत ही सुनहरा वहाँ पे जो लोग हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चाय की बागान ही बागान है, चाय की बागान ही बागान है. एवरीवेयर द सेम थिंग इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन. और वो सब देखकर इतना मेजमराइज हो गया, इतना आकर्षित हो गया, इतना अट्रैक्टेड हो गया कि मतलब उसको बड़ा ही मज़ा सा आने लगा कि वाओ दिस इज़ रियली गुड एंड ऑल. उसके बाद क्या हुआ, एकर्स अपॉन यानी कि बहुत बड़े एरिया में जो चाय की झाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं, बागान बुशेस मतलब बागान झाड़ियाँ. ऑल नीटली प्रून्ड, यानी प्रून मतलब तोड़ना, ठीक है, तोड़ना. टू द सेम हाइट ग्रुप ऑफ टी प्लॉकर्स वर प्लॉकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, यानी कि जो भी नए नए पत्ते आए थे, इनकी वेराइटीज होती हैं, ठीक है, थोड़े पुराने फिर नए, उनके उसके हिसाब से उनकी छटाई होती है ना, बाइफर्गेशन होती है. तो ये उसने नोटिस किया. व्हाट डिटेल्स डू यू गैदर अबाउट टी फ्रॉम लेसन. आपने इसमें से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ये कि जो चाय है वो पहली बार चाइना में पिया गया था. कब की बात है, 2700 BC. ओके. जो टी है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आया था एज अ मेडिसिन. उसके बाद बहुत अनलिमिटेड प्लांटेशन है असम की. सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन होती है वो असम में ही होती है चाय की. चाय बहुत ज़्यादा फेमस है एंटायर वर्ल्ड में. हर दिन का एक रिकॉर्ड माना जाए तो 80 करोड़, कितने बेटा, 80 करोड़ कप जो हैं वो पिए जाते हैं हर रोज़. जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट यील्डिंग यानी कि जो इसको कटाई का जो बेस्ट टाइम है स्प्राउटिंग का, वो कब है, मई से जुलाई तक. देयर वर मैनी, बहुत सारी कथाएं भी हैं. एक चाइनीज़ वाली कथा है, एक बौद्ध धर्म वाली कथा है, ऐसे करके. तो 2 कथाएं बेसिकली इसमें डिस्कस की गई है. इवन दो ये भी बताया गया है कि कैसे उसने पीने के बाद आपकी नींद उड़ जाती है या उड़ जाती थी. ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया. आगे चल, अच्छा दैट्स ऑल. तो इतना ही था. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से. तो इसी के साथ आपका ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानी इंडिया की झलकियाँ यहाँ पे समाप्त होती है. आई होप इसके बाद आपके कोई भी जो डाउट है वो नहीं रह गए और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है. अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और डिमोटिवेट नहीं होना है. कीप द स्पिरिट हाई. हाउस द जोश. ऑफ कोर्स 27 फैब तक हाई ही रखना है. ठीक है. एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है तो दिल जान सब लगा दीजिए. बहुत कम टाइम रह गया है. अभी भी बोर्ड में फोड़ सकते हैं, एकदम मजा के आ सकते हैं बोर्ड्स में. बस आपको अभी भी टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखना है. चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर. फिर मिलेंगे चलते चलते. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए. ओके, बाय बाय.